हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी फिजिक्स क्लास। कल की क्लास में हमने पढ़ा था समविभव पृष्ठ के बारे में। तो जिसने भी समविभव पृष्ठ के बारे में नहीं जाना हो वो यूट्यूब पर सर्च करें एमपी फिजिक्स बाय मनीष शर्मा, वहां से समविभव पृष्ठ के बारे में देख सकते हो वीडियो। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत शानदार। बोर्ड क्लास को देखते हुए यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना है। तो अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करना। विद्युत द्विध्रुव की गणना किस प्रकार से की जाती है यह अपना इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना है। तो हेडिंग होती है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है। तो द्विध्रुव के बारे में आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में। द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परमाणु के आवेश जिनके मध्य की दूरी कितनी हो 2a हो तो वह क्या कहलाता है अपना द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है अपना द्विध्रुव कहलाता है। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। एक माइनस क्यू आवेश है और एक किसका आवेश है प्लस क्यू आवेश है। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है मान लेते हैं 2a। कितनी है 2a है। तो ये क्या होता है अपना द्विध्रुव होता है। ये क्या होता है अपना द्विध्रुव होता है। इसके केंद्र से या तो निरक्ष होगा या अक्ष होगा। तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किस प्रकार से की जाती है। यहाँ पर अपन किसी एंगल पर स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P की गणना करते हैं। ये स्मॉल r है और ये एंगल कितना है थीटा एंगल है। कितना एंगल है थीटा एंगल है। अब की बार अपन ने क्या लिया ना तो 0 डिग्री लिया ना ही 90 डिग्री लिया। क्यों नहीं लिया ना तो अक्षीय स्थिति ली ना ही निरक्षीय स्थिति ली। किस पर लिया किसी कोण पर लिया। किस पर लिया है किसी कोण पर लिया है। और इस कोण पर कोई स्मॉल r दूरी पर पॉइंट P क्या है यहाँ पर स्थित है और इस पॉइंट पर अपने को विद्युत द्विध्रुव की क्या करनी है यहाँ पर गणना करनी है। क्या करनी है गणना करनी। तो चलो किस प्रकार से करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव गणना किस प्रकार से की जाएगी। दो होंगे, एक तो ये वाली स्थिति होगी एक ये वाली स्थिति होने वाली है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो किसके द्वारा निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के द्वारा और प्लस क्यू आवेश के द्वारा। दोनों को निकाल लें और दोनों को क्या करते हैं योग कर दें। दोनों का योग कर दें तो क्या आने वाला है अपना टोटल विद्युत विभव आने वाला है। क्या आने वाला है अपना टोटल विद्युत विभव आने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो किस प्रकार से मैं इसको V1 मान लेता हूं। तो V1 इक्वल टू विभव का फॉर्मूला क्या होता है KQ बटे R। तो यहाँ पर KQ बटे R यहां से लेकर यहां तक की होगी। तो यहां से लेकर यहां तक की R कितनी होने वाली है बताओ स्मॉल r1। कितनी मान लेता हूं मैं स्मॉल r1। कितनी होने वाली है स्मॉल r1। समीकरण नंबर ए। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अपन ने क्या करा कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकाला अपन ने विद्युत विभव निकाला। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है V बराबर KQ बटे R। तो यहाँ पर R कितनी मानी अपन ने R1 मानी। कितनी मानी है यहाँ पर R1 मानी है। इसी प्रकार से कौन से इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण किस प्रकार से निकालेंगे। यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है मान लेते हैं R2। कितनी है R2। तो क्या बोलेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा V2 से मान लेते हैं। V2 बराबर बोलो K क्यू किसका है माइनस का। क्यू किसका है माइनस का। तो ये माइनस का क्यू आ जाएगा अपॉन R कितनी है यहाँ पर R2। R कितनी है R2। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे आए मालूम चल गया प्लस क्यू आवेश कारण निकाला जिसके द्वारा निकाला माइनस क्यू आवेश के द्वारा यहाँ पर विद्युत विभव अपन ने निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है इस पूरे निकाय का कुल विद्युत विभव कितने होने वाला है। तो क्या बोलेंगे कि कुल विद्युत विभव। तो V इक्वल टू बोलो V1 प्लस V2 और V1 और V2 का मान आपको पता है। तो बताओ क्या होगा V इक्वल टू V1 का मान कितना है KQ बटे R1। कितना है KQ बटे R1 प्लस V2 कितना है माइनस का KQ बटे R2। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। प्लस के अंदर क्या है यहाँ पर माइनस है तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो V इक्वल टू क्या आने वाला है KQ बटे R1 माइनस KQ बटे R2। यहां तक बात समझ में आई। तो क्या बताओ क्या चीज कॉमन आने वाली है KQ कॉमन आ जाएगा। तो V इक्वल टू क्या बचेगा KQ कॉमन आया क्या बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। समीकरण नंबर 3। तो यहां तक आपके बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सिंपल है बहुत इजी किया अपन ने। क्या किया अपन ने पहले तो किसका मान निकाला प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाला। दूसरा किसका निकाला माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर क्या निकाला अपन ने विद्युत विभव का मान निकाला। दोनों को क्या कर दिया एड ऑन कर दिया। तो अपने को क्या है टोटल विद्युत विभव आया। तो यहां तक बात पूरी क्लियर नहीं हुई है। अब क्या करने वाले हैं आगे यहाँ पर R1 और R2 के मान रखने। क्या करने हैं R1 और R2 के मान रखने। तो ये R1 का मान ये R2 का मान। सर कैसे रखे R1 और R2 के मान। तो आपने मैथ में ज्योमेट्री पढ़ी होगी क्या।
तो ये बताओ इसमें से इस वाली रेखा में से इस वाली रेखा में से बड़ा कौन है? ये वाली रेखा है, आर वाली रेखा है। और आर और आर टू में से बड़ा कौन है? आर टू बड़ा है। यहाँ से आर और आर टू में कौन बड़ा है? आर टू बड़ा है। तो ध्यान रखना, जब भी छोटी रेखा से बड़ी रेखा को क्या डाला जाता है? लंब डाला जाता है। बड़ी रेखा और एक छोटी रेखा है, बड़ी रेखा और एक छोटी रेखा। तो छोटी रेखा से बड़ी रेखा पर अगर लंब डाला जाए तो जो लंब डाला जाता है वो दोनों की दोनों क्या होती है? बराबर होती है। दोनों क्या होती है? बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये बड़ी वाली रेखा है और ये क्या है? छोटी वाली रेखा है। ये कितनी है? आर है और ये कितनी है? R1 है। ये आर है और ये R1। मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो देखो R1 वाली छोटी है और आर कैसा है? बड़ा है। तो छोटी रेखा से इस पर क्या डालू? मैं लंब डाल दूं। क्या डाल दूं? लंब डाल दूं 90 डिग्री का। तो ये और ये वाली भुजा क्या होने वाली है? बराबर होने वाली। क्या होने वाली है? बराबर होने वाली है। क्लियर बात है? इसका मतलब क्या? ये वाला जो होगा वो अंतर ही तो होगा। ये वाला होगा वो क्या होगा? अंतर होने वाला है। तो सोचो मैं R1 से इस पर एक लंब डाल दूं मैं 90 डिग्री का, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होने वाली है? बराबर होने वाली है। क्या होने वाली है? यहाँ पर बराबर होने वाली है। तो इसका मतलब है क्या कि इसको मैंने O माना, इसको मैंने लंब डाला, कितना? M डाला, और ये क्या है? AB। क्या है? AB। तो मैंने BM लंब डाला, BM लंब डाला, किस पर डाला? OP पे लंब डाला। तो OP टोटल OP तो OM प्लस MP होगा, और MP किसके इक्वल होने वाला है? R1 के। तो जब मैंने किस पर भैया? R पर R1 के द्वारा लंब डाला है, तो बताओ क्या आने वाला है? MP किसके बराबर आने वाला है? R1 के बराबर। देखो MP किसके बराबर आने वाला है? R1 के बराबर। क्यों आने वाला है? कि छोटी भुजा से बड़ी भुजा पर क्या डाला है? यहाँ पर लंब डाला है, तो दोनों क्या होंगे? ये बराबर होने वाले हैं। तो MP किसके इक्वल आ गया? R1 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? R1 के इक्वल आ गया। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? R1 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? R1 की वैल्यू चाहिए। अब MP क्या है और ये क्या है? ये चीज निकालते हैं। तो सोचो टोटल क्या है? OP है। टोटल क्या है? OP। तो मैं बोल रहा हूं OP इक्वल टू क्या लिख सकता हूं इसके? मैं OM प्लस MP लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बोलो। OP को मैं OM प्लस MP लिख सकता हूं, OP को OM प्लस MP लिख सकता हूं। यस या नो? लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। OP कितनी है यहां से यहां तक? R। OP कितनी है? R। OM कितना है? पता नहीं। OM पता है क्या? नहीं पता सर। प्लस MP कितना है? R1। MP कितना है? R1। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है भाई? यहां तक बात क्लियर है होनी चाहिए। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? R1 की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? R1 की वैल्यू चाहिए। तो बताओ R1 इक्वल टू क्या आएगा? R माइनस OM। R माइनस OM। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अपने कुछ नहीं किया, छोटी भुजा से बड़ी भुजा पर क्या डाला? अपने लंब डाला, तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो यहां से MP किसके इक्वल आ गया? R1 के इक्वल आ गया। अब मैंने OP को जोड़ा, तो OP को कैसे जोड़ेंगे? तो OM प्लस MP जोड़ेंगे। OM प्लस MP जोड़ने वाले हैं। OP की वैल्यू पता है कितनी है? स्मॉल r है। और OM की वैल्यू अपने को पता नहीं है। प्लस के MP की वैल्यू कितनी है? अपनी MP की वैल्यू कितनी है? R1। क्यों? क्योंकि दोनों क्या मान चुके हैं? अपन इक्वल मान चुके हैं। तो MP की वैल्यू R1 है, तो R1 की वैल्यू भाई R माइनस OM। तो सोचो ये तो क्या है? लंबी तो है, अभी लंबी तो डाला था। और ये क्या है? थीटा। तो ये क्या होने वाला है? आधार। तो अपने को OM निकालना। क्या निकालना है? OM निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? त्रिभुज OBM में, त्रिभुज OBM में सेम R2 निकालने वाले हैं। कॉपी पेस्ट करूंगा R2 के लिए, मैं ध्यान रखना। तो त्रिभुज OBM में ये तो आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो मेरे को OM निकालना। क्या निकालना है? OM। तो OM निकालना। और ये क्या है? A होगा। ये क्या होगा? A होगा। क्यों होगा? ये 2A है, तो ये भी कितना होने वाला? A होने वाला। और ये भी कितना होने वाला है? A होने वाला है। तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है? आधार कर्ण में किसका संबंध होता है? लाल बट्टे कक्का से देखो, लाल बटे कक्का से आधार कर्ण में cos थीटा का। तो मेरे को OM निकालना है। तो मतलब cos थीटा बराबर क्या आएगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और आधार कितना है यहाँ पर? बोलो OM। और कर्ण कितना है? A। और कर्ण कितना है? A। तो बताओ OM बराबर कितना आने वाला है? A cos थीटा। A cos थीटा। और OM का मान मैं यहाँ पर रख दूं, तो R1 का मान अपने पास है आने वाला है। तो बोलो R1 कितना आएगा? R माइनस OM का मान कितना है? A cos थीटा। A cos थीटा। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? क्या निकाला? देखो दोबारा से देख लेते, रिवाइज कर लेते हैं। यहां तक B तक तो अपने को बात समझ में आ गई। छोटी भुजा से बड़ी भुजा पर क्या डाला? अपने लंब डाला। तो ये वाली भुजा दोनों क्या हो गई? यहाँ पर बराबर होगी। क्या हो गई? बराबर। तो देखो MP बराबर किसके इक्वल हुआ? R1 के इक्वल हुआ। अब OP टोटल क्या होगा? OM प्लस MP होने वाला है। OM प्लस MP होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक?
तो ओ एम का मान अपने को पता नहीं है, ओपी का मान अपने को पता है, आर लिख दिया, और एमपी का मान किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है, तो R1 लिख दिया। तो R1 क्या आया, R माइनस ओ एम आया। अब ओ एम की वैल्यू पता नहीं है, तो ओ एम की वैल्यू त्रिभुज से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बताओ। तो क्या आएगा, आधार बटे कर्ल आएगा, तो मैंने आधार बटे कर्ल लिख दिया। तो ओ एम बराबर क्या है, ए कोस थीटा आया, और वैल्यू वहां पर पुट की, तो R1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, R माइनस ए कोस थीटा। इसी प्रकार से अपन को R2 निकालना है, क्या निकालना है, R2 निकालना है। और R2 किस प्रकार से निकालने वाले, देखो ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको रख कर रहा हूं यहाँ से, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। ये तो क्या पॉइंट ओ है, अब ये बड़ी भुजा होगी, ये छोटी भुजा होगी। तो सोचो, क्योंकि आर को अपन क्या माना था, बड़ा माना था, आर को अपन बड़ा तो माना, इसलिए आर को मैं सब जगह बड़ा माना हूं। तो इस भुजा से इस प्रकार डालूंगा, मैं लंब डालूंगा, ये लंब डाल दिया अपन, क्लियर बात है। तो बताओ R2 किसके इक्वल होने वाला है, ये n लंब डाल दिया, क्या लंब डाल दिया, n लंब डाल दिया। तो ये वाली भुजा से मैंने इस पर लंब डाला, तो ये वाली भुजा कौन सी, ये वाली भुजा किसके इक्वल होने वाली, इस वाली भुजा के इक्वल होने वाली है। लंबे से ये तो डालेंगे, बड़ी भुजा से छोटी भुजा पर जब लंब डालते हैं तो दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा टोटल क्या होगी, ये पूरी, ये कौन सी पूरी, तो ये क्या होगी, इक्वल होगी, और ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, जो एपी होगा, क्या एपी होगा, वो किसके इक्वल होगा, पीएन के इक्वल होगा। एपी होगा, जो एपी होगा वो किसके इक्वल होने वाला है, पीएन के इक्वल होने वाला है। किसके इक्वल होने वाला है, पीएन के इक्वल होने वाला है। तो एपी का मान कितना है, R2, और पीएन का मान अपने को पता नहीं है। पीएन का मान पता है क्या, नहीं पता। तो पीएन का मान कैसे तोड़ सकते हैं, बोलो यहां से। तो पीएन को मैं बोल सकता हूं ओपी प्लस ओएन, क्या बोल सकता हूं, ओपी प्लस ओएन। यहां तक क्लियर है कि नहीं है। अब ओपी का मान पता है और ON का मान नहीं पता। ON का मान किस प्रकार से निकालने वाले हैं, बताओ ON का मान किस प्रकार से निकालने वाले हैं। अभी निकाला था cos थीटा वाला, इस प्रकार से निकाला था, इस प्रकार से इसका मान है निकालने वाले हैं। तो जिसके मान अवेलेबल है उसके मान रख देते हैं। तो R2 बराबर क्या आने वाला है, OP का मान कितना है, R प्लस ON का मान अपने को पता नहीं है, ON का मान अपने को पता नहीं है। और ON का मान कैसे निकालेंगे, जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो बताओ आधार और कर्ण किसका संबंध, cos थीटा का, किसका संबंध, cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर क्या होने वाला है, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है ON, और कर्ण कितना है A। तो ON बराबर क्या आया, A cos थीटा, क्या आया, A cos थीटा। तो ON का मान यहां पर रख दूं तो मेरे को क्या आएगा, R2 इक्वल टू क्या आएगा, R प्लस A cos थीटा, समीकरण नंबर 5। तो R1 और R2 के मान अपने पास ऑलरेडी आ चुके हैं, और R1 और R2 के मान किस में रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। तो टोटल विभव अपने को प्राप्त हो जाएगा। यहां तक क्लियर है या नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर। अब क्या करने वाले हैं कि R1 और R2 के मान समीकरण 3 में रख दें। तो मैं इसको रख कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां से रख कर रहा हूं मैं, देखना। तो बताओ V इक्वल टू के क्यू, क्या बचा, 1 अपॉन R1 का मान कितना है, समीकरण 4 से R1 का मान उधर देखो क्या है, R माइनस A cos थीटा, A cos थीटा माइनस, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ, माइनस लिखा हुआ है। 1 अपॉन R2 का मान कितना है, R प्लस A cos थीटा। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। कुछ नहीं किया अपन ने, क्या किया, पहले विभव निकाला, विभव के बाद R1 और R2 की वैल्यू अपन ने पुट करी है। तो यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। तो अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, अब इजी है, सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर। तो बताओ इसका एलसीएम कितना आने वाला है, मैं इधर कर लेता हूं। इसका एलसीएम कितना आने वाला है, नीचे बताओ, V इक्वल टू के क्यू, एलसीएम कितना आया बोलो, R माइनस A cos थीटा, और क्या आया, R प्लस A cos थीटा। ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो देखो इसमें भाग देंगे, R माइनस A cos थीटा से R माइनस A cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, R प्लस A cos थीटा बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्या बचेगा अपने को बताओ, ऊपर R प्लस A cos थीटा माइनस, माइनस लगा हुआ है। अब R प्लस A cos थीटा से R प्लस A cos थीटा गया, क्या बचेगा, R माइनस A cos थीटा बचेगा, क्या बचेगा, R माइनस A cos थीटा। ये अपने पास ऑलरेडी बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। तो बताओ V बराबर क्या आएगा, के क्यू, इसको सॉल्व करो, R प्लस A cos थीटा माइनस, अंदर देंगे तो माइनस R हो जाएगा, और माइनस माइनस किसके हो जाएंगे, प्लस के A cos थीटा, और अपॉन में क्या बच रहा है, R माइनस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा। कुछ याद आया,
ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे क्या होता है देखो इधर यार, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसको सोल्व करेंगे कैसा आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जो चीज कट रही है उसको काट दो, आर से आर गया है ना, साथ में ज्योमेट्री कर रहा हूं, आर ग्रेटर देन ए, तो ए नेग्लिजिबल जीरो, याद है द्विध्रुव में अक्ष और निरक्ष कराए थे, वहां पर ए को अपन ने जीरो माना था, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी ऑलरेडी। तो बी बराबर क्या बचेगा, के क्यू बच रहा है, और साथ में क्या बच रहा है, ए कोस थीटा और ए कोस थीटा, 2a cos थीटा, और अपोन में क्या बच रहा है बोलो, आर स्क्वायर, अपोन में क्या बच रहा है, आर स्क्वायर। अब देखो 2aq किसके इक्वल, p के, द्विध्रुव की परिभाषा से p इक्वल टू क्या आता, 2aq था, तो 2aq क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो b बराबर k की जगह k, 2aq की जगह क्या आ जाएगा, p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यही क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान होता है। क्लियर बात है यहां तक। अब आपके लिए ये तो डेरिवेशन होगी, कितने 1.5 नंबर की डेरिवेशन है, पूरी की पूरी करनी है, डायग्राम बनाकर आपको पूरा सॉल्व करना होता है। अगर आपसे एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन पूछे तो एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछने वाला है, अगर बोले थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो मतलब अक्ष के लिए, थीटा 90 डिग्री हो तो निरक्ष के लिए, कभी कभी cos 180 का मान भी पूछ लेता है, तो वहां से भी आप विभव का मान निकाल सकते हो। तो v बराबर फॉर्मूला क्या आया अपना, v बराबर KP cos थीटा बटे आर स्क्वायर। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब क्या करने वाले हैं, इसकी कंडीशंस करने वाले हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर। क्लियर यहां तक। तो अपना फॉर्मूला क्या आया, v इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कंडीशन फर्स्ट, अगर थीटा कितना हो, 0 हो, इसका मतलब क्या होगा, वो अक्षीय स्थिति होगा, कौन सी स्थिति होगा, अक्ष वाली स्थिति होगा। तो बताओ v इक्वल टू बोलो KP cos थीटा का मतलब 0 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है बोलो भाइयों, cos 0 का मान था 1, तो cos 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो v बराबर क्या बचने वाला है, KP बटे आर स्क्वायर बचने वाला है। ये किसके लिए हो जाएगा, अक्ष के लिए हो जाएगा। क्लियर बात है। सेम उसी प्रकार से अगर थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, और थीटा 90 का मतलब क्या हो जाएगा, निरक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरक्ष। तो v बराबर क्या बचेगा, KP cos 90 बटे आर स्क्वायर, v बराबर KP cos 90 बटे आर स्क्वायर। cos 90 का मान आप सबको पता है कितना होता है, 0, तो cos 90 का मान कितना होता है बोलो, 0, तो v बराबर कितना आ जाएगा, KP cos 0 का मान 0, सॉरी cos 90 का मान 0 बटे आर स्क्वायर, तो v बराबर 0 आने वाला है। ये किसके लिए हो जाएगा, निरक्ष के लिए। अगर आपसे बोले क्या थीटा बराबर कितना दे रखे आपके लिए, 180 दे दे, तो बोलो क्या आएगा, v बराबर KP cos 180 बटे आर स्क्वायर, और cos 180 का मान कितना होता है, -1, तो v बराबर KP और cos 180 का मान -1 बटे आर स्क्वायर, तो v बराबर कितना आ रहा है, -KP बटे आर स्क्वायर। क्लियर बात है यहाँ तक। तो याद रखना, आपसे एमसीक्यू में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपकी अक्षीय स्थिति है तो विभव का मान कितना होने वाला है, धनात्मक होने वाला, और मान कितना होने वाला, v बराबर KP बटे आर स्क्वायर। अगर 90 के लिए पूछे, निरक्ष के लिए पूछे, तो उसका मान कितना होने वाला है, 0, कितना होने वाला है, 0। अगर आपसे 180 डिग्री के लिए पूछ ले तो v बराबर क्या होने वाला, -KP बटे आर स्क्वायर, या ऋणात्मक मान होने वाला है। ये 3 कंडीशन है, और तीनों कंडीशन आपके लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।